नमस्ते छात्रों, मैं ए.के. खेड़कर सर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। तो इस ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत। छात्रों, हिंदी विषय का आज हम देखेंगे 10वां पाठ और पाठ का नाम है ठेस। ये पूरक पठन भी है और गद्य भी हैं। तो छात्रों, इस पाठ को लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो चलो छात्रों, पहले हम फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय करवाते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म हुआ है 1921 पूर्णिया बिहार में और उसका मृत्यु हुआ है 1977 में। छात्रों, फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती हैं। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। तो छात्रों, फणीश्वरनाथ जी की प्रमुख कृतियाँ हैं मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस ये उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छा आदमी कथा संग्रह, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्ताज आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो छात्रों, इस गद्य में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमें किसका दर्शन करवाया है, क्या बताना चाहते हैं ठेस इस पाठ में। तो छात्रों, गद्य संबंधी उन्होंने बताया है, प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करने का प्रयास किया है। तो छात्रों, ठेस इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा एक कलाकार का रूप कैसा होता है ये बताना चाहता हूँ। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में एक शीरचंद नामक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वो मोती घास, पटेर की रंगीन शीतल पाटी, चटाई जिसे हम कहते हैं, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगी डोर के मोंडे, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तु बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी उपजीविका की आजीविका कमाता है, अपना उदर निर्वाह चलाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर एक परिस्थिति में अपना स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है। तो उसे जो अपमानित किया जाता है कभी कभी तो उसे ठेंच पहुंचती हैं। इसलिए फणीश्वरनाथ जी ने इस पाठ को ठेस नाम दिया है। और चलो छात्रों, इस पाठ में और हमें किस किस का उदाहरण देकर इन्होंने इस कारीगर का जीवन अपने सामने रखने का प्रयास किया है। इसके पहले मैंने आपको जो इस पाठ के ऊपर शब्दार्थ दिए हैं वो आपने लिखे ही होंगे। तो चलो पाठ को शुरुआत करते हैं पन्ना नंबर 42 पर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान शीरचंद की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया गया काम बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए उसे कोई नहीं बुलाता। क्या होगा उसको बुलाकर, और ये लोग सोचते हैं क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कई शीरचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। पगडंडी मतलब जो पैदल चलने का रास्ता होता है। पगडंडी पर पैर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे
मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो देखो फणीश्वर नाथ रेणु जी, एक गांव में जो सिरचंद नाम का एक कारीगर रहता है जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाकर बेचता है, मगर ये चीज़ें कभी कभी नहीं बेची जाती हैं, मतलब उसका सीज़न नहीं होता है। तब ये सिरचंद नाम का जो लड़का है वो कभी कभी खेत में भी किसी किसान के यहाँ खेती में काम करने के लिए भी चला जाता है, मगर वो कारीगर होने के कारण उसका इस खेती काम में जी नहीं लगता है, मतलब जी जानकर वो काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए लोग उसे कहते हैं कि मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बातें तभी उसे काम को लगाया जाए। आज सिरचन को मुफ्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, क्योंकि गांव में एक कारीगर हैं, उसे कोई मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर भी कहते हैं। चटोर मतलब अच्छा अच्छा खाना खाने वाला। मुफ्तखोर मतलब काम नहीं करता है, कामचोर है। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। मड़ैया मतलब झोपड़ी। उसकी झोपड़ी के पास बाबू लोगों की सवारियाँ बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे लोग उसे, एक ज़माना ऐसा था लोग उसे पूछते, तो पूछने की बात तो छोड़ो, उसकी खुशामद करते थे। खुशामद करना मतलब उसकी वाह वाह करना, तारीफ़ करना। अरे शिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है, सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, शिरचन से एक जोड़ा चिक बना कर भेज दो। तो लोग उसकी खुशामद करते थे क्योंकि वो अच्छी तरह चीज़ें बनाता था। तो लोग उसे कहते थे, अरे भाई शिरचन भाई, अरे बस इस इलाके में तो आपके जैसा कारीगर कहीं नहीं है। तो एक किसान भी उसे कहता है कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। एक जोड़ा मतलब दो बांस की तिलियों का बना हुआ पर्दा मतलब चिक। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती है मैं पहले ही पूछ लेता। फणीश्वर नाथ रेणु जी कह रहे हैं उसका अनुभव। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब उसे आप क्या क्या दोगे। भोग देना मतलब उपयोग में आपको आप उससे क्या क्या बनवाएगी, उपयोग में लाना। भोग लगाना मतलब उपयोग में लाना, आप उसे कौन कौन सा काम करने वाली हो मैं पहले ही पूछ लेता था। और माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी उसका अनुभव बता रहा है, माँ से कह रहा है। माँ हंसकर कहती है, जा जा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता। अरे मेरे काम में कोई पूछता नहीं वो क्या क्या काम है। लेकिन फणीश्वर नाथ जी कहते हैं पड़ोसी गांव के पंचानंद मतलब जो पंचायत में काम करते हैं बड़े पद पर, जैसे सरपंच होता है, पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था। बेपानी करना मतलब बेइज्जत करना। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। तुम्हारी भाभी कहाँ से बनाना सीखी हैं। देखो फणीश्वर नाथ रेणु जी कह रहे हैं, अरे इस चौधरी के बेटे को उन्होंने कैसे बेपानी किया था, उनकी बेइज्जती की थी। मुझे याद है उन्होंने उसे नाखून से काटकर, तुम्हारी भाभी परोसती नाखून से काटकर मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो इमली का रस डालकर कढ़ी तो हमारे सामान्य लोग, मामूली लोग बनाते हैं, आप तो बड़े घर के हैं, ऐसी कढ़ी आप बनाती। इतनी बेइज्जती उनकी की थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी अपनी माँ से वो उदाहरण बताता है। इसलिए शिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। शिरचन को देखते ही माँ उछल कर कहती, उछल कर मतलब आनंदी होकर, आओ शिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नैनू मत रही थी मतलब, नैनू मतलब तरकारी। आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नैनू मतलब तरकारी, अलग प्रकार की तरकारी जो
शेरचन को पसंद है। तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। घी की खखोरन मतलब खुरचना, जो एक चटनी है। तुम्हें चूड़ा बहुत पसंद है। चूड़ा मतलब चूड़ा, है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई हैं मोती की शीतल पार्टी के लिए। तो फणीश्वरनाथ रेणु की माँ शेरचन को जब बुलाया जाता है तो शेरचन को कहती हैं, आओ शेरचन आओ, तुम्हारे लिए देखो तुम्हारी पसंद का खाना मैंने आज बनाया, इसलिए तुम्हारी याद आ गई। और तुम्हारी जो बड़ी बेटी ने, हाँ मेरी बड़ी बेटी ने तुमसे ससुराल से संवाद भेजा है और उसकी ननंद रूठी हुई हैं, तो तुमसे एक मोती की शीतल पाटी बनानी है, एक प्रकार की चटई। शेरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। पनियाई जीभ मतलब जो मन में आए वो बोल देता है, इसीलिए उसे पनियाई जीभ कहा है। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। अरे घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ मतलब आपने जो बनाया ना उससे अच्छा खाना मैं खा कर आ रहा हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। नहीं तो ऐसे मौसम में देखो शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो मुझे भी काम बहुत हैं, कहाँ छुट्टी मिलती है, कहाँ फुर्सत है। ऐसा शेरचन फणीश्वरनाथ रेणु की माँ से कहता है। और ये यहाँ पर हम आज रुकते हैं, कल दूसरे भाग में देखेंगे। पन्ना नंबर 42 यहाँ ख़त्म होता है।